नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल लाख कोशिश करे मगर वे नहीं सुधर सकते, इसलिए कि उनका राजनीतिक चरित्र लड़ाई वाला है, आंदोलनी है। तभी उन्हें आंदोलन के अलावा कुछ सूझता नहीं है। कभी वे जमानत बॉन्ड नहीं भरेंगे और जेल चले जाएंगे, कभी सत्याग्रह धरने पर बैठेंगे, कभी अवज्ञा आंदोलन करेंगे। वे मुख्यमंत्री बने तब भी धरना सत्याग्रह पर जा बैठे। मतलब उनमें शासन करने, लोकतांत्रिक राजनीति करने के न संस्कार है और न समझ व धैर्य है। लोकसभा चुनाव में भारी झटके के बाद आप पार्टी बिखराव के मुकाम पर थी। तमाम पुराने वरिष्ठ नेता मोहभंग की दशा दिशा में थे। बड़ी मुश्किल से तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल अपने को बदलते हुए पार्टी को पुनर्गठित करेंगे, मगर अचानक बिजली पानी को लेकर दिल्ली में भाजपा नेता हर्षवर्धन के घर पहुंच गए। इससे दो बातों का पता पड़ता है। एक तो आप पार्टी जिम्मेदार ना और गंभीर नहीं बन सकती। कैसे दिल्ली की जनता ये सोचेगी कि भाजपा को सत्ता में आए महीना नहीं हुआ और वह बिजली संकट के लिए जिम्मेवार है। जनता में इससे आपकी अराजकता की इमेज बड़ी होगी। दूसरा तथ्य है कि अरविंद केजरीवाल स्थायी तौर पर आंदोलनकारी के नाते धमाल बनाए रखेंगे। आप पार्टी देश की राजधानी में माहौल बिगाड़ने का काम करती रहेगी। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता इस आत्मविश्वास में हैं कि लोकसभा में उनके पास 336 सांसदों की ताकत है, इसलिए उनको सदन चलाने के लिए कोई प्रबंधन करने की जरूरत नहीं है। पर पहले 2 दिन की कार्यवाही से ऐसा लग रहा है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय विपक्ष ने खूब हंगामा किया। तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के सांसदों ने राजीव प्रताप रूढ़ी के भाषण के दौरान बाधा डाली। पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीता रंजन ने दबाव डालकर रूढ़ी को लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर दिया बयान वापस लेने के लिए मजबूर किया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू को खड़े होकर रूढ़ी को नसीहत देनी पड़ी। इससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन तेलंगाना के सांसदों ने पोलावरम पनबिजली परियोजना के खिलाफ नारेबाजी की। नई लोकसभा के पहले विशेष सत्र को बाधित नहीं करने की परंपरा रही है, लेकिन इस विशेष सत्र की 2 दिन की कार्यवाही में जैसी तल्खी दिखी, उससे लगता है कि अगले सत्रों में अगर ठीक से प्रबंधन नहीं हुआ तो सरकार को मुश्किल होगी। अगला सत्र बजट सत्र है और उसमें सरकार को कई विधेयक भी पास कराने हैं। यह ध्यान रखना होगा कि पिछली लोकसभा में टीआरएस के सिर्फ 2 सांसद थे, लेकिन उन्होंने कई बार कार्यवाही ठप कराई। सो कांग्रेस के साथ साथ छोटी पार्टियों को भी भरोसे में लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी संसदीय राजनीति में कांग्रेस के साथ कोई सद्भाव नहीं दिखाना चाहती। कांग्रेस के सिर्फ 44 सांसद जीते हैं और इस नाते वो मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा पाने की हकदार नहीं है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता को नेता विपक्ष का दर्जा दे सकती है, जैसा बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने किया था। उन्होंने राजद को 10% सीटें नहीं होने के बावजूद अब्दुल बारी सिद्दीकी को नेता विपक्ष का दर्जा दिया। पर भाजपा के 2 नेताओं वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा हासिल करने लायक भी नहीं छोड़ा। इससे ऐसा लगता है कि भाजपा में कांग्रेस को ये पद देने की सोच नहीं है। इसी तरह लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद भी परंपरा से मुख्य विपक्षी पार्टी को जाता है, पर चूंकि कांग्रेस आधिकारिक रूप से मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है, इसीलिए सरकार ये पद भी उसे नहीं देना चाहती। बताया जा रहा है कि अन्ना डीएमके के खाते में ये पद जा सकता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का पद भी मुख्य विपक्षी पार्टी को मिलता है, लेकिन लगता है कि भाजपा ये पद भी कांग्रेस को देने के पक्ष में नहीं है। संसद में कांग्रेस को अलग थलग करने के लिए भाजपा ऐसा कर सकती है। हालांकि इससे राज्यसभा में टकराव बढ़ सकता है, जहाँ सरकार अल्पमत में है। पर भाजपा में एक सोच ये है कि क्षेत्रीय पार्टियों को अहम पद देकर राज्यसभा में उनका समर्थन हासिल किया जा सकता है। 16 साल बाद कांग्रेस आधिकारिक रूप से एकला चलो की अपनी नीति को बदलकर गठबंधन की राजनीति करने का फैसला कर सकती है। 1998 में पंचमढ़ी के चिंतन शिविर में कांग्रेस ने अकेले चलने का फैसला किया था। हालांकि उसके बाद कांग्रेस ने 2 बार गठबंधन की सरकार बनाई और शिमला व जयपुर के चिंतन शिविर में गठबंधन करने की बात भी हुई, लेकिन आधिकारिक प्रस्ताव नहीं मंजूर किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में माना जा रहा है कि मजबूत गठबंधन बनाए बगैर राजनीति नहीं हो सकती है और आगे के चुनाव में बीजेपी को नहीं रोका
रोका जा सकता है। सो कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में चिंतन शिविर का आयोजन हो सकता है, जिसमें आधिकारिक रूप से गठबंधन की राजनीति करने का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा में गैर भाजपा दलों का एक मजबूत गठबंधन करना चाहती है, ताकि पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई भाजपा पर नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा चुनाव वाले राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन करने की रणनीति पर भी विचार हो रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में पहले से कांग्रेस का गठबंधन है। दिल्ली, हरियाणा में पार्टी गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश और दक्षिण के राज्यों, खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नया समीकरण बनाने की कोशिश होगी। बताया जा रहा है कि गठबंधन पर विचार के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद के साझा सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो रोड मैप पेश किया गया है, सरकार उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 2 दिन हुई चर्चा का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे इस सदन को भरोसा दिलाते हैं कि राष्ट्रपति ने जो रोड मैप पेश किया है उसे पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। उन्होंने कहा कि वे जनता की उम्मीदों के दूत हैं और उनकी उम्मीदों की रखवाली सरकार का दायित्व है। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने पहले भाषण की शुरुआत भावुक अंदाज में की। उन्होंने कहा कि लोकसभा का बहुत उच्च संसदीय पैमाना है और अगर आज उनसे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ किया जाए। उन्होंने अभिभाषण पर विपक्षी सदस्यों के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि उनकी सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगी। मोदी ने अपने भाषण में सरकार के एजेंडे का जिक्र किया और वायदा किया कि कृषि से लेकर शिक्षा तक के हर क्षेत्र में विकास होगा और विकास को जन आंदोलन बनाने का वायदा किया। मोदी ने यह बात भी दोहराई कि उनकी सरकार गरीबों के लिए है। अपने करीब 1 घंटे के भाषण में मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत एक विश्व ताकत के रूप में प्रस्तुत हो। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग की नियुक्ति का फैसला अंतिम है और सरकार इसमें कोई बदलाव नहीं करेगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सैन्य बलों से जुड़े मुद्दे को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। जेटली ने आज राज्यसभा में कहा कि यह देश की परंपरा रही है कि कुछ मुद्दे दलगत राजनीति से अलग रखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि परिपक्वता का परिचय देते हुए सैन्य बलों के मामले को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। जेटली ने कहा कि हालांकि पिछली सरकार ने अपने आखिरी दिनों में यह फैसला किया था, इसके बावजूद मौजूदा सरकार मानती है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग की नियुक्ति का फैसला अंतिम है और सरकार इसका समर्थन करती है। इससे पहले पूर्व सेना प्रमुख और नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह ने दलबीर सिंह सुहाग के खिलाफ ट्वीट किया था और आरोप लगाया था कि उन्होंने सेना की एक यूनिट द्वारा बेकसूर लोगों की हत्या और डकैती को समर्थन दिया था। पूर्वोत्तर मामलों के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और विदेश व प्रवासी भारतीय मामलों के राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। जनरल बीके सिंह ने भारतीय सेना के मनोनीत प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग के खिलाफ ट्वीट किया था और उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सेना की एक यूनिट द्वारा बेकसूर लोगों की हत्या और डकैती का समर्थन किया था। उनके इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जनरल बीके सिंह का इस्तीफा मांगा है। राज्यसभा में कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि सेना में नियुक्ति के बारे में इस तरह के बयान नहीं देने की परंपरा रही है। शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के ऐसे बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जनरल बीके सिंह का ट्वीट अपमानजनक है और उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अमेरिका की एक जिला अदालत में सिख फॉर जस्टिस नाम के एक संगठन की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दायर किया गया मामला खारिज हो गया है। अदालत ने कहा है कि उसे नहीं लगता है कि सोनिया गांधी निजी तौर पर सिख विरोधी दंगों में किसी तरह से शामिल थीं। अदालत ने यह भी कहा है कि सिख विरोधी दंगों के 1 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। जिला जज ब्रायन कोगन ने कहा है कि यह मामला विषय वस्तु आधारित न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता है। हालांकि जज ने इस संगठन को इस मामले में दूसरा मुकदमा दर्ज करने से प्रतिबंधित नहीं किया। सोनिया गांधी की ओर से अपील की गई थी कि अदालत इस संगठन को ऐसे मुकदमे दर्ज करने से प्रतिबंधित करे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे दिल्ली का बिजली संकट हल करने के लिए दखल दें। दिल्ली में पिछले करीब 2 हफ्तों से बिजली संकट चल रहा है। इसे लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को एक बैठक की थी, लेकिन केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि चूंकि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है, इसलिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बिजली संकट को हल करे। आपकी ओर से कहा गया है कि बिजली संकट को लेकर केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश भी करेंगे। इस बीच दिल्ली में बिजली संकट के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान मजलिस मुत्तहिदा मुसलमीन के इकलौते सांसद असादुद्दीन ओवैसी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने जमकर विरोध किया। उनके 3 मिनट के भाषण में कई बार शोरगुल हुआ। ओवैसी ने रामविलास पासवान के भाषण में किए गए गोधरा कांड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस देश में 4 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के साथ साथ सिख विरोधी दंगे, बाबरी विध्वंस और गुजरात दंगों का जिक्र किया, जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्य उत्तेजित हो गए। ओवैसी ने नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक का मिथक तोड़ दिया है और इस बात को स्थापित किया है कि देश में एक हिंदू वोट बैंक है जो उनके पक्ष में गोलबंद हुआ। ओवैसी की इस बात का भी सत्ता पक्ष के सांसदों ने विरोध किया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट है। यदि दिल्ली में जल्द विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा के मुकाबले आप पार्टी बहुत पिछड़ेगी। इसलिए केजरीवाल जहां कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की उधेड़ बुन में है,
वहीं आंदोलन से अपने पर फोकस बनवाना चाह रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अरविंद केजरीवाल लौटकर दिल्ली आ गए हैं। अब उन्होंने आभास दिया है कि वे सिर्फ दिल्ली की राजनीति करेंगे। उनकी पार्टी के 4 सांसद पंजाब से जीत कर आए हैं, लेकिन इस बात की कोई खबर नहीं है कि केजरीवाल ने अपने इन 4 सांसदों के साथ मिलकर लोकसभा के विशेष सत्र की कोई रणनीति बनाई थी। संसद का विशेष सत्र खत्म हो गया है। ऐसा नहीं लगा कि पहली बार चुनाव लड़ी पार्टी के 4 सांसद जीत कर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की अभी कोई रुचि पंजाब की राजनीति में नहीं है। हरियाणा में भी इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसमें भी केजरीवाल और उनकी टीम बहुत सक्रिय नहीं दिख रही है। हालांकि उन्होंने योगेंद्र यादव के साथ सुलह सफाई की है, लेकिन उसका भी फोकस हरियाणा का चुनाव नहीं दिख रहा है। बहरहाल केजरीवाल अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। दिल्ली ने उनको बहुत अच्छा मौका दिया था। उनकी सरकार बनी थी और उनको यह दिखाना था कि वे मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के मुकाबले एक वैकल्पिक व्यवस्था बन सकते हैं। इसकी बजाय मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वे धरना करते रहे। दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण के लिए वे रेल भवन के सामने धरने पर बैठ गए। 3 दिन के उस धरने ने उनकी इमेज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उनके अंदर के आंदोलनकारी को दिल्ली की जनता ने समर्थन दिया था, लेकिन सरकार बनने के बाद लोग चाहते थे कि वे अपने वादों पर अमल करें। लेकिन केजरीवाल कभी भी कामकाज करने के मूड में नहीं आए। वे राजनीति में उतरने से पहले भी आंदोलन और अनशन करते थे। राजनीतिक दल बनाने के बाद भी दिल्ली में बिजली को लेकर 16 दिन अनशन पर रहे और सरकार बनने के बाद भी अनशन करते रहे। तभी यह देखकर हैरानी नहीं हुई कि उनकी पार्टी दिल्ली में बिजली की स्थिति को लेकर आंदोलन पर उतरी। केजरीवाल एक बार फिर बिजली का मुद्दा बना रहे हैं और अनशन आंदोलन के जरिए पुराना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कायदे से केजरीवाल को अभी पार्टी को संगठित करना है और अपने लोकसभा चुनाव नतीजों से हताश हुए सहयोगियों और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है। उनकी पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर जीती है और 418 पर उनकी जमानत जब्त हुई है। पार्टी के लिए काम करने वाले काफी सारे वॉलंटियर अपने पुराने काम धंधे में लौटने लगे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी के भीतर क्या हो रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता आपस में लड़ रहे हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं। इसे ठीक करने के बजाय केजरीवाल फिर धरना प्रदर्शन, आंदोलन और अनशन की राजनीति पर लौटते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मान लिया है कि संगठन उनकी ताकत नहीं हो सकता है, इसलिए संगठन बनाने की बजाय तत्काल लाभ देने वाला धरना प्रदर्शन किया जाए। संगठन बनाने में समय और ऊर्जा लगती है, जबकि धरना प्रदर्शन करने के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है। सो यह मानना चाहिए कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव तक केजरीवाल का यही रवैया रहेगा, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि अब दिल्ली के बड़े तबके में उनको लेकर पहली जैसी सोच नहीं है और मीडिया में भी उनके प्रति सद्भाव नहीं के बराबर बचा है। ऐसे में नाटकीय घटनाएं उनको ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा पाएंगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आप पार्टी पर चर्चा करेंगे। भारत की राजनीति ने पिछले 6 महीनों में 2 अजूबे देखे हैं। एक नरेंद्र मोदी का अजूबा है, जिन्होंने खालीपन के अवसर को बूझकर दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने का अवसर बनाया। दूसरा केजरीवाल का अजूबा है, जिनके पास अवसर था और उससे उन्होंने अपनी गड़बड़ियों से उसको गंवा दिया। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण हैं। विनीत जी, हार के सदमे के बाद आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों में जो विचार हुआ, उससे क्या ये कुछ झलक मिलती है कि वो कुछ समझदार बने हैं? जो आंदोलन का रास्ता, जो सत्याग्रह का रास्ता, जो संघर्ष वाली राजनीति, उससे हटकर कुछ सचमुच में पार्टी बनाने, संगठन को पुनर्गठन करने की समझ आई है? व्यास जी, बहुत शातिर लोग हैं ये, और ये मैं बड़ा कठोर शब्द बोल रहा हूँ। हार के बाद जो मूल्यांकन अपना करना चाहिए था, आत्मचिंतन करना चाहिए था, आत्ममंथन करना चाहिए था, वो करने का इनका इरादा नहीं था जी। क्योंकि अगर इरादा होता तो 3 दिन की राष्ट्रीय अधिवेशन में मुद्दों पर बातचीत होती। इन्हें मालूम था कि हम डिमोरलाइज्ड हैं, इन्हें मालूम था कि कार्यकर्ता बहुत एजिटेटेड है, इन्हें मालूम था कि इनका लीडरशिप बिखर रही है, छूट के अलग अलग भाग रही है। ऐसे में एक ही पॉइंट एजेंडा रहता है इस ग्रुप का, किसी तरह मीडिया की सुर्खी में बने रहो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं, वो मेरे थप्पड़ ही मार सकते हैं। तो थप्पड़ तो 4 दिन पहले भी मार सकते थे। चिट्ठी को सार्वजनिक करना, उस पर लेकर इतनी नौनुकर करना, नाटक करना, सारा का सारा खेल मीडिया टेंशन का था। 3 दिन मुद्दों की बात कोई सुनाई नहीं दी। सारे टेलीविजन चैनलों पर, अखबारों में आता रहा कि साहब योगेंद्र यादव केजरीवाल का झगड़ा, और अब झगड़ा सुलझ गया, मेरे थप्पड़ मार ले।
ऐसा लगता है कि इन्होंने समझ लिया है कि इस देश की जनता और मीडिया इतना मूर्ख है कि हम कोई नौटंकी करें वो हिट हो जाएगी। अब इन्हें उस नौटंकी करने का चस्का लग गया। नहीं, इसके पीछे बुनावट में ये नहीं लगता है कि ये सचमुच में आंदोलनकारी, धरने, सत्याग्रह उस मिजाज के हैं। ये मतलब मीडिया का अटेंशन भी इसलिए मानते हैं क्योंकि आंदोलन करते हैं। आंदोलन की एक आदत है। आंदोलन की बात तो ये बुनियाद में जाइए ना। मूल नारा क्या लेके चले थे? इस देश से भ्रष्टाचार मिटाना है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इन्होंने सरकार के साथ बहुत मीटिंगें करी, कानून बनाने की बात करी, लोकपाल को लेके गए, लेकिन कोई भी चीज को मानकर आगे बढ़ने की बजाय आंदोलन में कूद पड़ना और गधे के सींग की मांग करना, ये दिखाता है कि चाहते ही नहीं है कुछ अचीव करना। नहीं, चाहते। मैं फिर वापस आ रहा हूं कि भले सरकार से लोकपाल को लेकर बातचीत हुई है, उसके बाद फिर वो आंदोलन में आ गए, मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाई, फिर आंदोलन में आ गए, और चुनाव में हारने की इतनी बुरी हार के बावजूद भी फिर हर्षवर्धन के घर पे जाके बिजली पानी के आंदोलन को लेकर बीजेपी के ऊपर टूट पड़े। तो ये नहीं लगता है कि सचमुच में बुनावटी आंदोलन और उसकी है? आंदोलन, देखिए एक बात समझिए व्यास जी, आंदोलन करने के लिए चाहिए होती है जनशक्ति और धन शक्ति। बिना जन और धन के आंदोलन होते नहीं है। और इतने साल से आंदोलन चल रहा है और इतना कैपिटल इंटेंसिव आंदोलन, हम ये बात कई बार कहते रहे, इतना हाई विजिबिलिटी आंदोलन चल रहा है। तो पहली बात तो यह है कि लगातार फाइनेंशियल बैकिंग के साथ चल रहा है। इतने मुद्दे हैं देश में, इतने कमिटमेंट के साथ लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो इस तरह से मीडिया सेवी होकर आंदोलन नहीं चला रहे, वो जमीनी आंदोलन चला रहे। दूसरी बात यह, मैंने अभी कहा, इनको पब्लिसिटी पाने का, पब्लिसिटी लेने का चस्का लग गया है। अब इनको ये पता चल गया, ये फॉर्मूला हिट हो गया है। किसी के घर जाके बैठ जाओ, राजपाथ पे लेट जाओ, नाटक कर लो, रेलवे 26 जनवरी की परेड होने वाली है तो परेड की निरर्थकता के ऊपर बयान दे दो, कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते रहो जिससे कंट्रोवर्सी बनती रहे, हम न्यूज में बने रहे। इसमें कहां सोच है समाधान की? इसमें कहां सोच है विकल्प देने की? इसमें कहां सोच है डिलीवरी करने की? नहीं, तो इसके नाते ये नहीं लगता है कि जो एक वामपंथी मिजाज है, जो एक्सट्रीमिज्म जो है, या समाजवादी जो मिजाज, क्योंकि समाजवादी पार्टी लोहियावादी हो या प्रसोपा हो, ससोपा हो, सबका टूटने का, बिखरने का, आंदोलन का उसी का ज्यादा रहा, ये उन संस्कारों के कारण ही ये दिक्कत है। व्यास जी, वामपंथी आंदोलन की बहुत लंबी हिस्ट्री वही दोनों और चल रहा है समाजवादी, इनका तो अभी बनना शुरू नहीं, सब बिखर गया। नहीं तो वही है ना कि समाजवादी जहां 10 इकट्ठे हो जाएंगे वहां पहले ही दिन से बिखरना हो। भले योगेंद्र यादव और ये सब का जो मामला इसी तरह बनता हुआ लगता है। तो कहना चाह रहा हूं कि ना तो इनके पास कोई वैकल्पिक मॉडल है विकास का, ना इनके पास कोई सोच है, ना इनकी इच्छा है कुछ डिलीवर। ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इनका काम है सिर्फ हंगामा खड़ा करना, हंगामा खड़े करके लाइमलाइट में बने रहना और अपनी न्यूसेंस वैल्यू को बनाए रहना। और अब ये इसको और भुनाएंगे, क्योंकि देखिए ये बात सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मोदी जी ने एक आश्वासन देश को दिया, एक सपना दिखाया, लोगों ने बड़े भाव से उनको समर्थन किया है, बड़ी जेन्युइनली वो करना भी चाह रहे हैं, लिमिटेशंस उनकी भी हैं। एकदम तो डिलीवरी होगी नहीं, और जब डिलीवरी नहीं होगी तो जो उस स्थिति का अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी पूरा फायदा उठाएगी, पूरा आंदोलनकारी रुख के कारण। और अभी आपने एक चीज और नोट की होगी तो राष्ट्रीय कार्यक्रम कि अब ये 3 राज्यों फोकस करेंगे, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र। क्या मतलब है? अरे फोकस करना जाके अरुणाचल में करो, बिहार में करो, झारखंड में करो। देखिए वो तो राजनीतिक मकसद के नाते ठीक है, उनकी स्ट्रेटेजी मानी जा सकती है, पब्लिसिटी मिलेगी, यहाँ पे न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा बनी रहेगी। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि डिलीवरी क्या इंश्योर करेंगे? क्या डिलीवरी देना चाहते हैं? क्या नहीं, लेकिन अब तो ये कि जो महल में बैठ गए नरेंद्र मोदी, जो सत्ता में बैठ गए, उनके ऊपर पत्थर फेंकते जाओ तो एक संघर्ष वाली, एक आंदोलन वाली इमेज को राजनीतिक तौर पर पूंजी बनेगी, वो उनकी राजनीतिक पूंजी बनती रहेगी, उसके लिए साधन भी आते रहेंगे, जो डिसग्रंटेड लोग हैं वो मदद भी करते रहेंगे और आपको एक न्यूसेंस वैल्यू मिलती रहेगी। पर एक विनीत जी, इसके साथ में इस आंदोलन के साथ में जितने नौजवान जुड़े थे, लाखों जो नौजवानों की उम्मीदें, नौजवान जो आधार बना, उसमें तो रचनात्मकता की, उसमें तो कुछ करने का एक मादा, वो एक जो बेस है और एक ये नेताओं का शीर्ष जो है, इसके बीच में वो वही वर्ग था जो जेपी के साथ जुड़ा था, जो नई पीढ़ी के नए चेहरे। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे युवा उस वक्त जुड़े, वीपी सिंह के साथ जुड़े, उसके बाद शेषन के सामने भी बहुत मोबिलाइजेशन हुआ। युवा तो इसलिए भागता है कि कोई विकल्प मिले, मगर जिस तरह के दावे अमेठी में किए गए राहुल गांधी के खिलाफ, विश्वास कुमार विजय, जिस तरह के दावे बनारस में केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कितना कि सारा समाज हमारे साथ है, पूरा देश हमारा। वो आजकल एक जोक आ रहा है उसमें टेलीफोन में कि सब पूरा देश बिक गया मोदी के हाथ। अरे क्या कहना चाह रहे तुम? सब देश मूर्ख है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इन लोगों को
आगे भी चल के कुछ डिलीवरी नहीं करनी है, और इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है समाज का। समाज में इनके इस तौर तरीके से वितृष्णा पैदा हो रही है, हताशा पैदा हो रही है, और ये उसको अगर हवा देंगे और आक्रोश को बढ़ाएंगे तो ये सरकारों को चलने नहीं देंगे। इनका एजेंडा क्या है? सरकारें गिरें, फिर हम एजुकेशन करें, फिर इनस्टेबिलिटी। आज इतने दिन से बात चल रही थी कि इनस्टेबिलिटी के कारण ग्रोथ नहीं होती। अब स्टेबिलिटी अगर आई है तो उस स्टेबिलिटी में कुछ ग्रोथ के रास्ते दिखने शुरू हो, उससे पहले डिस्टर्बेंस पैदा कर दो। ठीक है, ये कह सकते हैं कि साहब इनजस्टिस हो रही है, कुछ औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अरे तुम अपने कर्म देखो कि तुम्हारे कार्यक्रम में कहां ट्रांसपेरेंसी। मतलब आपका मानना है कुल मिलाकर ये कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी अपने आंदोलनकारी और अपने हल्ला शोर महल्ला बोल वाली जो अप्रोच है उससे अलग हटके एक गंभीर राजनीतिक पार्टी नहीं बन सकती नहीं, और आत्म सम्मोहन से व्याप्त है, अपना सेल्फ एग्रेडाइजमेंट करते हैं, अपने को बढ़ाना, अपने को जब इन्होंने आंदोलन चलाया, क्या इस दावे से कह सकते हैं कि देश में जितने लोगों ने भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, उनको साथ लेके चले? इतने कंट्राडिक्शन इनके सामने आए हैं। जब बिना पावर के और बिना कुछ डिलीवरी करे इतने कंट्राडिक्शन है, तो जब इन्हें मौका मिलेगा तो क्या मिस करेंगे? जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।